नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आज की इस न्यू क्लास में। ध्यान दीजिएगा, जितने भी छात्र छात्राएं बीए सेमेस्टर 4 में एनसीसी को अपने एसी पेपर में लिए होंगे, उन सभी छात्र छात्राओं के लिए आज का यह क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। क्योंकि आज की इस क्लास में हम सब्जेक्टिव तथा ऑब्जेक्टिव दोनों विषयों में काफ़ी अच्छे तरह से बात करेंगे। साथ ही साथ यह जो क्लास है वह बिहार के सभी विश्वविद्यालयों के छात्र छात्राओं के लिए है। देखिए, आज का क्लास रामबाण क्लास इसलिए हम कह रहे हैं कि आप लोगों के लिए होगा। देखिए, पहले तो हम लोग 20 से 30 ऑब्जेक्टिव करेंगे, ताकि आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के लिए भी टेंशन ना हो। और देखिए, ऑब्जेक्टिव जैसे ही खत्म हो जाएगा, उसके बाद सब्जेक्टिव करेंगे, जिसमें एनसीसी का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, संगठन, ये सब पढ़ेंगे। मुख्य कारण क्या है एनसीसी का, इन तमाम चीज़ों को हम लोग आज की इस क्लास में कवर करने वाले हैं। मतलब कि आज की क्लास में इतना कुछ पढ़ लेंगे ना, जो कि आपके एग्जाम में कुछ बचे ही ना जो पढ़ना बाकी हो। आज की सिर्फ इस एक क्लास से 50 से 60 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। तो काफ़ी ध्यान से आज की इस क्लास को कीजिएगा, क्योंकि आज का यह क्लास आप लोगों के लिए हीरा वाला क्लास होने वाला है। और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि 1-2 दिन के ही अंदर आप लोगों का एग्जाम है और समय बहुत कम है। तो अगर अभी नहीं पढ़िएगा तो फिर समय नहीं मिल पाएगा। तो चलिए, बिना किसी समय गवाए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, तो पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, और ऑब्जेक्टिव जैसे ही खत्म हो जाएगा उसके बाद हम सब सब्जेक्टिव की ओर बढ़ेंगे। देखिए, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जितना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है उससे कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए सब्जेक्टिव है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव निकलता कहाँ से है, सब्जेक्टिव से। तो ऑब्जेक्टिव करने का सब्जेक्टिव जरूर कीजिएगा, क्लास के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए, अगला सवाल जो है हमारा, एनसीसी कैंप में किस प्रकार के खेल आयोजित किए जाते हैं। यानी कि एनसीसी जो कैंप होता है उसमें किस प्रकार का खेल आयोजित किया जाता है। क्रिकेट, फुटबॉल, खो खो या फिर सभी। तो देखिए, एनसीसी कैंप जो रहता है उनमें सभी प्रकार के खेल खेला जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल है आपका, एनसीसी कैंप का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है। यानी कि एनसीसी कैंप जो होता है उसका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है, यानी कि उसका अरेंजमेंट स्कूल प्रशासन के द्वारा, राज्य प्रशासन के द्वारा, एनसीसी निर्देशालय के द्वारा या फिर केंद्र सरकार के द्वारा। तो देखिए, आप लोग याद रखिएगा, एनसीसी कैंप का आयोजन एनसीसी निर्देशालय के द्वारा किया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट जो सवाल है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है कि आखिर एनसीसी का पूरा नाम है क्या। नेशनल कैडेट कोर, नेशनल कैडेट काउंसिल या फिर नेशनल कैडेट कमेटी या फिर नेशनल कैडेट कम्युनिटी। तो देखिए, एनसीसी का जो पूरा नाम है ना वह नेशनल कैडेट कोर हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। एक सवाल आप लोगों के लिए, जो एनएसएस का फुल फॉर्म क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये तो है एनसीसी, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल कैडेट कोर, और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि एनएसएस का फुल फॉर्म क्या है। चलिए, अगला सवाल है, एनसीसी कैंप में किस प्रकार के प्रशिक्षण पर जोर दिया जाता है। यानी कि एनसीसी कैंप जो रहता है उसमें किस टाइप का प्रशिक्षण पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। शारीरिक प्रशिक्षण पर, मानसिक प्रशिक्षण पर, या फिर दोनों पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, एनसीसी कैंप जो रहता है ना उसके अंदर ना शारीरिक प्रशिक्षण तथा मानसिक प्रशिक्षण दोनों पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल जो है आपका, एनसीसी कैडेट्स को किस प्रकार की वर्दी पहनाई जाती है। यानी कि एनसीसी जो कैडेट्स हैं तो उनको किस प्रकार की वर्दी पहनाई जाती है। सफ़ेद और नीली, खाकी, हरी या फिर नीली। तो देखिए, यहाँ तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सफ़ेद और नीली, लेकिन जो एनसीसी कैडेट्स जो होते हैं ना उनको खाकी वर्दी भी पहनाया जाता है, लेकिन आपके एग्जाम में जो राइट आंसर होगा वह सफ़ेद और नीला हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल है आपका, एनसीसी कैंप में किस प्रकार की गतिविधियां शामिल होती हैं। यानी कि एनसीसी कैंप में किस प्रकार की गतिविधियां शामिल होती हैं। परेड, शारीरिक प्रशिक्षण, समाज सेवा या फिर सभी। तो देखिए, एनसीसी कैंप जो रहता है उनमें सभी प्रकार की गतिविधि एक्टिविटीज शामिल रहती है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, देखिए, अगला सवाल करने से पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ। अगर आपको इस क्लास का नोट्स पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कीजिएगा। ये है हमारा व्हाट्सअप नंबर 7858828724। इस पे बोलिए कि सर हमको क्लास का नोट्स पीडीएफ चाहिए, तो बिल्कुल फ्री में आपसे 1 रुपया भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। आपको इस क्लास का नोट्स पीडीएफ सब्जेक्टिव तथा ऑब्जेक्टिव दोनों का मिल जाएगा, जिससे आपका प्रिपरेशन और भी बेटर हो जाएगा। और क्या कहते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप लोग किस ज़िले से इस क्लास को देख रहे हैं। नोट्स पीडीएफ आप लोग ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल फ्री में मिल रहा है, 1 रुपया भी चार्ज नहीं दे रहा है। इससे आपको
एग्ज़ाम प्रिपरेशन में काफ़ी बेनिफिट होगा। चलिए अगला सवाल है हमारा, जो इम्पोर्टेंट वर्ड था वो हमने आप लोगों को बता दिया, आगे आपकी मर्ज़ी। विविधता में एकता का संदेश भारतीय संविधान के किस भाग ने दिया है? यानी कि विविधता में एकता का संदेश भारत के किस संविधान के भाग में दिया गया है? भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 1 में या फिर भाग 5 में? तो देखिए एकता का संदेश जो है ना वह भाग 3 में दिया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए ये जो क्लास है, मान लीजिए इसको 100 बच्चे देख रहे हैं, तो 70 60 से 70 बच्चे जो रहते हैं वो बोलते हैं कि सर मेरा एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया, और बाकी जो 20 से 30 जो बच्चे बच गए हैं वो इसलिए उनका एग्ज़ाम सही नहीं जाता है। क्या करेंगे वो लोग, ऑब्जेक्टिव देखेंगे और भाग जाएँगे, सोचेंगे जो ऑब्जेक्टिव से ही काम हो जाएगा, तो नहीं बाबू, इतना आसान नहीं है एग्ज़ाम जो आपका सिर्फ़ ऑब्जेक्टिव से काम हो जाएगा। इसलिए हम क्लास के शुरू में ही बोले थे कि ऑब्जेक्टिव पहले आप लोग देख लीजिए और ऑब्जेक्टिव के बाद हम लोग सब्जेक्टिव भी करेंगे, जिससे आप लोगों का प्रिपरेशन है काफ़ी एकदम बेटर हो जाएगा। ताकि एग्ज़ाम हॉल में जब आप लोग जाए तो हुलहुलाइएगा नहीं, सब कुछ एकदम अच्छा से एकदम क्लीन स्वाइप हो जाएगा। इसलिए जैसे ही ऑब्जेक्टिव खत्म होगा सब्जेक्टिव को इससे भी अच्छा तरीक़ा से समझेंगे। चलिए अगला जो सवाल है आपका, एक भारत राष्ट्र भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या था? मतलब कि एक अभियान चला था जिसका नाम था एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसका मेन पर्पस क्या था? सांस्कृतिक भेदभाव, राज्यों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना, या फिर केवल हिंदी भाषा को बढ़ावा देना, या फिर वित्तीय आत्मनिर्भरता? तो देखिए एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो मुख्य उद्देश्य था ना वह राज्यों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना था, इसलिए इसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला जो सवाल है, राष्ट्रीय एकता का संबंध किससे है? मतलब कि राष्ट्रीय एकता का संबंध किससे है? केवल राजनीति से, केवल आर्थिक क्षेत्र से, समाज सांस्कृतिक और राजनीतिक से, या फिर खेल गतिविधियां से? तो देखिए राष्ट्रीय एकता का जो संबंध है ना वो समाज, सांस्कृतिक और राजनीतिक तीनों से है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगला जो सवाल है, एनसीसी कैडेट को किस प्रकार की छूट रक्षा सेवा में भर्ती में मिलती है? यानी कि एनसीसी कैडेट जो रहते हैं उनको किस प्रकार की, मतलब कि जब रक्षा सेवा में जब भर्ती आती है तो किस प्रकार की छूट मिलती है? आयु में छूट, शैक्षणिक योग्यताओं में छूट, शारीरिक मानकों में छूट, या फिर कोई छूट नहीं? तो देखिए एनसीसी जो कैडेट रहते हैं उनको आयु में यानी कि एज में उनको छूट दी जाती है, इसलिए इसका राइट आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगर इस क्लास को आप लोग अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि यह क्लास हम आप लोगों के लिए लाए हैं, तो प्लीज़ सेशन को मतलब कि इस क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप लोग किस ज़िले से इस क्लास को देख रहे हैं। चलिए अगला जो सवाल है आपका, राष्ट्रीय एकता के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? मतलब कि नेशनल इक्विटी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट तत्व क्या है? आर्थिक विकास, शारीरिक सहानुता, राजनीतिक अस्थिरता, या फिर विदेशी सहायता? तो देखिए राष्ट्रीय एकता के लिए ना, नेशनल यूनिटी के लिए सांस्कृतिक सहानुता सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, राष्ट्रीय एकता को कमजोर करने वाला सबसे बड़ा कारक क्या है? यानी कि राष्ट्रीय एकता जो उसको कमजोर करने वाला सबसे बड़ा कारक क्या है? उच्च शिक्षा, विदेशी निवेश, सांप्रदायिकता, या फिर पर्यावरण संरक्षण? तो देखिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी सांप्रदायिकता हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में धर्मनिरपेक्षता का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी कि भारत में धर्मनिरपेक्षता का मेन पर्पस क्या है? धार्मिक शासन लागू करना, किसी एक धर्म को प्राथमिकता देना, धर्म के बिना समाज बनाना, या फिर सभी धर्मों का सम्मान यानी कि पालन करना? तो देखिए भारत में धर्मनिरपेक्षता का जो उद्देश्य है वो सभी धर्म का सम्मान करना है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, भारत में एकता की मूर्ति किसके नाम पर बनाई गई है? यानी कि भारत जो देश है उसमें अपने देश में एकता की मूर्ति किसके नाम पर बनाई गई है? महात्मा गांधी जी के नाम पर, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर, या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर? तो देखिए एकता की जो मूर्ति है ना वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर बनाई गई है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनसीसी कैंप का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी कि एनसीसी कैंप जो बैठता है उसका मेन पर्पस क्या रहता है? लोगों का मनोरंजन करना, या सैन्य प्रशिक्षण और अनुशासन में रहना,
केवल खेल गतिविधियां या फिर सिर्फ ट्रैवल करना। तो देखिए एनसीसी कैंप का जो मेन पर्पस जो रहता है वो सैन्य प्रशिक्षण और अनुशासन होता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, राष्ट्रीय एकता की नींव कौन सी है? यानी कि राष्ट्रीय एकता की नींव कौन सी है? सांस्कृतिक सहिष्णुता और समानता, विदेशी नीति, केवल आर्थिक विकास या फिर राजनीतिक संघर्ष? तो देखिए राष्ट्रीय एकता की जो नींव हो जाएगा आपका सांस्कृतिक सहिष्णुता और समानता, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, राष्ट्रीय सुरक्षा को सबसे बड़ा खतरा किससे है? यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा को सबसे सबसे ज़्यादा खतरा किस चीज़ से है? आतंकवाद और कट्टरता से, खेल गतिविधियां से, शिक्षा से या फिर सरकारी सहायता से? तो देखिए खेल गतिविधियां से तो कोई खतरा नहीं हो सकता है, शिक्षा से भी कोई खतरा नहीं हो सकता, सरकारी सहायता से भी कोई खतरा नहीं हो सकता है। खतरा हो सकता है तो सिर्फ सिर्फ एक से, यानी कि आतंकवाद और कट्टरता से। इसका राइट आंसर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल जो है आपका, राष्ट्रीय एकता दिवस यानी कि भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को, 31 अक्टूबर को, 26 जनवरी को या फिर 2 अक्टूबर को? तो देखिए एकता दिवस जो है आपका 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। देखिए ये नहीं समझिए कि कोई एक ऑब्जेक्टिव, सॉरी ये नहीं समझिए कि कोई एक ऑब्जेक्टिव आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया या फिर सिर्फ कोई एक सब्जेक्टिव। जितना भी क्वेश्चंस है सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए रामबाण इस बार साबित होने वाले हैं। सारे के सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव वीवीआई होने वाले, तो आप लोग काफ़ी ध्यान से पढ़िएगा। चलिए अगला सवाल है आपका, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ आवश्यक है? यानी कि राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए कौन सी चीज़ आवश्यक है? समान अवसर और सामाजिक न्याय, यानी कि सभी को समान अवसर मिलना चाहिए और सामाजिक न्याय होना चाहिए। सांस्कृतिक कट्टरता, धार्मिक असहिष्णुता या फिर भेदभावपूर्ण नीतियाँ? तो देखिए सभी को समान अवसर मिलना चाहिए और सामाजिक न्याय होना चाहिए, यही राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए आवश्यक चीज़ है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, एनसीसी यानी कि सी सर्टिफिकेट धारकों को किस सेवा में प्राथमिकता मिलती है? यानी कि एनसीसी में जो सी सर्टिफिकेट वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको किस चीज़ में प्राथमिकता मिलती है? पुलिस सेवा में, रक्षा सेवा में, शिक्षा सेवा में या फिर स्वास्थ्य सेवा में? तो देखिए रक्षा सेवा में उन लोगों को प्राथमिकता मिलती है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर इस चैनल पे आप लोग नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे होगा क्या, देखिए इस चैनल पे सेमेस्टर 1 से सेमेस्टर 8 तक की पढ़ाई बिल्कुल फ्री में कराई जाती है और कोई एक सब्जेक्ट का नहीं, सारे सब्जेक्ट का हिंदी, फिलोसफी, साइकोलॉजी, होम साइंस, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस सभी सब्जेक्ट का क्लास बिल्कुल फ्री में, और सेमेस्टर 1 से सेमेस्टर 8 तक के लिए आप लोग बिल्कुल निफिक्र रहिएगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फ़ायदा में आप लोग ही रहिएगा। नोट्स पीडीएफ का तो बता ही दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप लिंक भी आपको मिल जाएगा, जिससे आप लोग नोट्स पीडीएफ बिल्कुल फ्री में ले लीजिएगा। चलिए तो हम लोगों ने 20 से 30 जो ऑब्जेक्टिव था वो कंप्लीट कर ली हैं, अब बारी है सब्जेक्टिव का। तो आप लोग जिस तरह से जितना ईमानदारी से ऑब्जेक्टिव पढ़े हैं उतना ही ईमानदारी से सब्जेक्टिव पढ़िएगा, तभी आपका एग्जाम एकदम से आपके एग्जाम में 4 चांद लग जाएंगे। तो चलिए सब्जेक्टिव शुरू करते हैं। देखिए तो सबसे पहले हम लोग यह समझते हैं कि आखिर एनसीसी का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है और इसका संगठन कैसे हुआ। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रशिक्षित युवाओं का एक बड़ा पुल बनाने और सशस्त्र बल बनाने के लिए संगठन तैयार करने के लिए विश्वविद्यालय कोर की अवधारणा प्रस्तुत की गई। यानी कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था ना, उस समय ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रशिक्षित युवाओं का एक बड़ा पुल बनाया गया, जिसमें ना उनको मतलब कि युवाओं का जरूरत था, इसलिए सशस्त्र बलों के संगठन को तैयार करने के लिए विश्वविद्यालय को, यानी कि वह कॉलेज यूनिवर्सिटी गए और अवधारणा की प्रस्तुत किए कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तब जाकर भारत में एक ऐसे संगठन बनाने की योजना तैयार की गई जिससे कि भारत के लड़के एवं लड़कियों के एक जिम्मेदार नागरिक बनाया जा सके। यहाँ पे बनाया होगा, बनाया लिखिएगा, समझ आइएगा आप लोग, बनाया जा सके तथा राष्ट्र निर्माण में उनका उपयोग किया जा सके। उसके बाद एनसीसी की स्थापना की गई, यानी कि एनसीसी जो था ना वो सबसे पहले विश्वविद्यालय कोर से ही निकला हुआ चीज़ था। अब देखिए एनसीसी की स्थापना और इसका मुख्य कारण जो है पॉइंट बाय पॉइंट है, इसको पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। देखिए पहला पॉइंट जो है हमारा, देश के युवाओं को देशभक्त की भावना को
भावना में को प्रोत्साहित करने के लिए इसकी स्थापना की गई। यानी कि जो देश के जो नागरिक हैं ना, उनके अंदर देशभक्ति की भावना को विकसित करने के लिए एनसीसी की स्थापना की गई थी। विद्यार्थियों के लिए सैन्य अनुशासन, नेतृत्व, साहस और आत्मनिर्भरता के गुण सिखाने के लिए। दूसरा पॉइंट है, इसके लिए एनसीसी माने की स्थापना करने का मुख्य कारण क्या क्या था, वही इसमें दिया गया है। पहला तो पॉइंट है कि युवाओं के अंदर यानी कि लोगों के अंदर देशभक्ति की भावनाओं की प्रोत्साहित करने के लिए इसकी स्थापना की गई। दूसरा जो है, उनके अंदर सैन्य अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन में रहना, नेतृत्व, साहस, आत्मनिर्भरता के गुण सिखाने के लिए। तीसरा जो पॉइंट है, इसके माध्यम से युवाओं को प्रारंभिक सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा। यानी कि सैनिक प्रशिक्षण, अपने डिफेंस कैसे किया जाता है, ये वो वही एनसीसी में सिखाना शुरू कर दिया। चौथा नंबर पॉइंट है, युवाओं में सामाजिक सेवा में भागीदारी को बढ़ावा देने लगे। यानी कि समाज की जो समस्या है उनको समझे और सामाजिक सेवा जो करे, उनकी भागीदारी में उनको बढ़ावा देने लगे एनसीसी वाले छात्रों को। युवाओं को जाति, धर्म, भाषा आदि से उठकर मतलब कि ये सब चीज से आगे बढ़कर एकता के बंधन में बांधने के लिए एनसीसी का स्थापना किया गया। इन तमाम कारणों को ध्यान में रखकर 15 जुलाई 1948 को एनसीसी औपचारिक के रूप में अस्तित्व आ गया। देखिए, आपसे एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि एनसीसी औपचारिक रूप से अस्तित्व में कब आया, तो ये आप लोग काफ़ी ध्यान में रखिए कि 15 जुलाई 1948 को एनसीसी अपने वास्तविक अस्तित्व में आ गया था। एनसीसी की स्थापना नेशनल कैडेट कोर एक्ट 1948 के तहत की गई। एनसीसी को भारत सरकार की रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत रखा गया। यानी कि एनसीसी की जो स्थापना है, जिसे नेशनल कैडेट कोर कहते हैं, यह 1948 एक्ट 1948 के तहत रखा गया। एनसीसी को भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत रखा गया है। एनसीसी का जो नारा है, एकता और अनुशासन, इस नारा को 1980 ईस्वी में आधिकारिक रूप से अपनाया गया था। देखिए, एनसीसी का जो नारा है, एकता और अनुशासन, इस नारे को कब मतलब कि आधारिक रूप से अपनाया गया था, तो 1980 ईस्वी में आधारिक रूप से अपनाया गया था। ये सब चीज़ महत्वपूर्ण चीज़ है, तो इन सबको आप लोग याद करते चलिएगा। देखिए, वहाँ तो हम लोगों ने पढ़ लिया था स्थापना, मतलब कि एनसीसी का स्थापना का मुख्य कारण और एनसीसी का आखिर उद्देश्य क्या है, वो पढ़ते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। चलिए, पहला पॉइंट है हमारा, सशस्त्र बलों के करियर के रूप में चुनने के लिए युवा भारतीयों को प्रेरित करने के लिए अनुकूलन वातावरण देना। यानी कि सशस्त्र बलों को, यानी कि एनसीसी को अपने करियर के रूप में चुनने के लिए युवा, मतलब कि हम सब के जैसे बच्चे लड़के हैं, उनको प्रेरित करना, इसका उद्देश्य था। युवाओं में आत्मविश्वास, यानी कि जो यंग जनरेशन के जैसे कि हम सब की तरह जो लड़का लड़कियां हैं, उनमें आत्मविश्वास, ईमानदारी, सहनशीलता और जिम्मेदारी जैसे गुण का विकास करना। जैसे कि आजकल के आप लोग बच्चों को देखते होंगे, ना ही ईमानदारी है, ना ही सहनशीलता है, ना ही जिम्मेदारी है। ईमानदारी यानी कि लॉयल्टी और ऑनेस्टी किसी के अंदर नहीं है, सब 3-5 में लगा हुआ है, कोई आज इसके साथ है तो कल उसके साथ है, सब अपना स्वार्थ देखता है। सहनशीलता यानी कि पेशेंस किसी के भी अंदर नहीं है, चाहिए तो चाहिए, यानी कि अभी चाहिए। और जिम्मेदारी तो आप भूल ही जाइए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आजकल के होगा, ऐसा नहीं करें कि नहीं होगा। 100 में से 10 के पास तो जरूर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, लेकिन जो 90% है वो आज भी इधर उधर 3-5 में लगे हुए हैं। तो एनसीसी का मुख्य उद्देश्य यही था कि हम सब के जो 19-20 साल तक के जो लड़के हैं, उनके अंदर ऑनेस्टी हो, यानी कि लॉयल्टी रहना चाहिए, सहनशीलता रहना चाहिए, और जिम्मेदारी जैसा गुण उत्पन्न करना हो सके, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर पॉइंट के, युवाओं के जीवन में अनुशासन और आत्मनियंत्रण को बढ़ावा देना। चौथा पॉइंट है, युवाओं के अंदर देश प्रेम, निष्ठा और सेवा भावना को प्रोत्साहित करना एनसीसी का मुख्य उद्देश्य था। लेकिन युवाओं के अंदर क्या, देश प्रेम के बदला दूसरा प्रेम जग जाता है। खैर, ये सब अलग की बात है। 5वां नंबर टॉपिक है, युवाओं के अंदर नेतृत्व क्षमता और निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो। यानी कि वह अपना डिसीजन खुद ले सके, उसका विकास हो। एनसीसी का मुख्य उद्देश्य यही था। युवाओं के अंदर सामाजिक सेवा, आजकल के युवा सामाजिक सेवा करते हैं, देखते हुए अपने चारों तरफ कितने लोग अपने समाज में सेवा करते हैं, उसी को बढ़ावा देना। जैसे समाज में जागरूकता फैलाना, पर्यावरण की रक्षा करना और आपदा प्रबंधन होना। तो यहाँ पर क्लास में ना हम लोग सारा कुछ पढ़ जाएंगे, ताकि आप
आपको पढ़ने के लिए कुछ बचे ही ना एनसीसी। देखिए, पढ़ने के लिए डिटेल में जितना जाएगा उतना आपको पढ़िएगा, लेकिन आपके एग्जाम के जो पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के दृष्टि से जितना भी इंपॉर्टेंट रहेगा सारा कुछ आज की इस क्लास में पढ़ जाएंगे। इसलिए हमने आपको बोला हुआ था कि आज का क्लास मिस मत कीजिएगा। देखिए, जैसे कि यहाँ पे एनसीसी का उद्देश्य हम लोगों ने पढ़ लिया। अब जैसे ही एनसीसी का उद्देश्य होगी तब इसके बाद चलते हैं कि आखिर एनसीसी का लक्ष्य क्या था। इसको भी पॉइंट बाई पॉइंट समझेंगे। जैसे अभी पॉइंट बाई पॉइंट समझते हैं, कितना अच्छा तरीके से हमारा आपको समझाते हैं, उसी तरह इसको भी पॉइंट बाई पॉइंट समझते हैं। और इस देखिए, क्लास थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आज की इस क्लास में एक भी चीज़ नहीं छूटेगा। एग्जाम में आपके 50 से 60 नंबर, इतना तो हम कह सकते हैं कि 50 से 60 नंबर, 50 नंबर से कम का सवाल आज की इस क्लास से नहीं आने वाला है। देखिए, स्वयं सेवकों युवाओं को जीवन के सभी क्षेत्रों में अस्वस्थ यानी कि अस्त व्यस्त, प्रतिबंध और सक्षम नेता बनाने के लिए प्रशिक्षित करना इसका लक्ष्य था। किसका? एनसीसी का। इसका फुल फॉर्म एक बार कमेंट करके बताइए कि एनसीसी का फुल फॉर्म क्या है। दूसरा जो है, देश के जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए कैडेट के बारे में जागरूकता का स्तर बढ़ाना। देश की छवि को विदेशी में पेश करने के लिए सद्भावना राजदूत लॉन्च करने के लिए एक मंच प्रदान करना। अपने ज्ञान को समृद्ध करने, संचार कौशल विकसित करने और चरित्र निर्माण के लिए अवसर प्रदान करे और क्रेडिट और कैंडिडेट को प्रोत्साहन दे। इस प्रोत्साहन के बारे में भी अब आगे काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। 5वां नंबर जो है आपका, समाज के प्रति रचनात्मक योगदान देने के लिए सामाजिक गतिविधियां और सामुदायिक विकास कार्यक्रमों का संचालन करना एनसीसी का मेन लक्ष्य था। एनसीसी का लक्ष्य पढ़ लिए, उद्देश्य पढ़ लिए, स्थापना पढ़ लिए, माने कि 3 चीज़ तो कंप्लीट हो गया। अब इसका संगठन पढ़ते हैं, जो भी 4 पॉइंट होगा, तो उसको भी अच्छा से समझते हैं। देखिए, एनसीसी का जो संगठन है, एनसीसी एक स्वैच्छिक संगठन है जिसे रक्षा मंत्रालय के माध्यम से प्रकाशित किया गया। इसके किसके माध्यम से प्रकाशित किया गया? तो रक्षा मंत्रालय के माध्यम से। रक्षा मंत्री समग्र रूप से प्रभावी होता है और एनसीसी और अन्य मामलों के कुशल कामकाज के लिए भारत सरकार के प्रति रिस्पॉन्सिबल यानी कि जिम्मेदार होता है। जिसका पहला पॉइंट है, एनसीसी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे कि एनसीसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो एनसीसी का जो मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा? तो नई दिल्ली में। इसके प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी हैं, जो देश में एनसीसी के सुचारू कामकाज को देखते हैं। इसके जो प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल जो हैं वो रैंक के अधिकारी है, जो देश के एनसीसी के सुचारू कामकाज को देखते हैं। चलिए, दूसरा जो पॉइंट जो है, राज्य निर्देशालय स्तर यानी कि स्टेट डायरेक्टर लेवल। कुल 17 राज्य हैं, यानी कि कुल 17 राज्य निर्देशालय हैं। प्रत्येक निर्देशालय एक राज्य या एक समूह के राज्य को कवर करता है। एक ब्रिगेडियर या रैंक का अधिकारी इसका प्रमुख होता है। इसका मुख्य कार्य अपने अपने क्षेत्र में एनसीसी गतिविधियों का संचालन करना होता है। तीसरा नंबर पॉइंट है, ग्रुप मुख्यालय स्तर यानी कि ग्रुप हेडक्वार्टर्स लेवल। यह जिला स्तर पर विभिन्न बटालियन और इकाइयों का पर्यवेक्षण करता है। इसका प्रमुख एक कर्नल रैंक के अधिकारी होता है। चलिए, चौथा नंबर जो पॉइंट है हमारा, यूनिट स्तर। एनसीसी की सबसे नवीन एक इकाई होती है। 2 प्रमुख प्रकार की यूनिट होती है, सॉरी यहाँ पे 3 होना चाहिए। देखिए, एक होता है आर्मी विंग्स, नेवी विंग्स, एयर विंग्स, यानी कि सेना विंग्स, नौसेना और वायुसेना। तो यही था इसका संगठन। जो 4 पॉइंट था इसको भी हम लोगों ने कवर कर लिया। नहीं बोले थे कि अब प्रोत्साहन के बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे, तो अब चलिए उसी प्रोत्साहन के बारे में पढ़ते हैं कि आखिर एनसीसी कैडेट्स को प्रोत्साहन कैसे मिलता है। तो देखिए, एनसीसी में भविष्य की चुनौतियों के लिए युवाओं को प्रशिक्षण देना और तैयार करने के अलावा कैंडिडेट्स को किसी भी एनसीसी से संबंधित गतिविधियों को करते समय किसी भी श्राद्धित के समय नौकरी के अवसरों, छात्रवृत्ति और वित्त सहायता के रूप में विभिन्न लाभ दिए जाते हैं। मान के जब आप एनसीसी की तैयारी कीजिएगा ना, तो उसमें आप लोग का प्रशिक्षण भी कराएगा, गतिविधियाँ भी कराएगा, और उस समय ना आपको विभिन्न प्रकार के लाभ भी दिए जाते हैं। ये प्रोत्साहन समय समय पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है। प्रोत्साहन जो होता है वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है। ये प्रोत्साहन रोजगार के साथ साथ शिक्षाविदों और व्यक्तिगत साहित्य, पदक, ट्रॉफी, नगद पुरस्कार आदि के रूप में भी दिया जा सकता है। सबसे अच्छा प्रोत्साहन सशस्त्र बलों पर अधिकारी के रूप में आयोग के लिए सी सर्टिफिकेट धारक क्रेडिट के लिए
आरक्षित रिक्त होता है। यानी कि सबसे जो अच्छा प्रोत्साहन होता है ना, वो सी सर्टिफिकेट होता है। चलिए आगे अब देखते हैं। संगठन हो गया, इसके प्रोत्साहन के बारे में पढ़ लिया। अब प्रोत्साहन जो होता है देखिए, पहले हम लोग केंद्र सरकार के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। तो ये केंद्र सरकार के द्वारा जो प्रोत्साहन मिलता है, सी सर्टिफिकेट धारकों के लिए वायु सेवा एवं और नौसेना में विशिष्ट रिक्तियाँ आवंटित की जाती है। सेना, नौसेना, वायुसेना में रैंक की भर्ती के लिए 5 से 10% बोनस अंक दिया जा सकता है। यानी कि जो एनसीसी के जो स्टूडेंट होंगे ना, उनको मतलब कि पुलिस में, नौसेना में या फिर एयरफोर्स में जाएंगे ना, तो उनको 5 से 10% बोनस अंक ऐड करके दिए जाएंगे। सीपीएफ या फिर पेरा सेना बलों और दूरसंचार विभागों के लिए रोजगार के लिए बोनस अंक उसमें ऐड होते रहेगा। यदि कैडेट स्नातक है तो सीआरपीएफ में राजपत्रित पद के लिए आवेदन कर सकता है। यानी कि जो ग्रेजुएशन में है वो सीआरपीएफ के राजपत्रित पद के लिए अप्लाई कर सकता है। 5वां नंबर है, इसी में देखिए इधर 4 पॉइंट पढ़ लिए ना, 7 पॉइंट पढ़ना था इसमें, तो इसमें 5वां नंबर पॉइंट है, राज्य सेवा और निजी क्षेत्रों में भी उन्हें वारियत दी जाती हैं। वायुसेना अकादमी में 5% सीटों एनसीसी सर्टिफिकेट यानी कि सी सर्टिफिकेट रखने वाली महिलाओं के लिए आरक्षित होती है। क्रेडिट स्कोर वित्तीय सहायता और राहत क्रेडिट वेलियर सोसाइटी द्वारा किसी भी चोट के मामले में दी जाती है। देखिए अब राज्य सरकार द्वारा जो प्रोत्साहन होता है, राज्य सरकार द्वारा पुलिस विभाग, परिवहन विभाग, वन विभाग, अखबारी विभाग, नर्सों, रिसेप्शनिस्टों, टेलीफोन ऑपरेटर के रूप में गर्ल्स कैडेट्स को वारियत दी जाती है। शैक्षणिक स्थानों में प्रवेश, जैसे कि शैक्षणिक स्थानों में प्रवेश में भी एनसीसी कैडेट्स को प्राथमिकता दी जाती है। जैसे डिग्री और डिप्लोमा, एलएलबी पाठ्यक्रम, सरकार तथा पॉलिटेक्निक्स, इंजीनियरिंग कॉलेज, इन सब में ना उन सबको काफ़ी छूट दी जाती है एनसीसी वाले स्टूडेंट को। देखिए आज का यह क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। अगर एक मिनट, आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। अगर क्लास आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों का एनसीसी का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा जाए। हो सके तो ऑब्जेक्टिव का एक ऐसा वीडियो जल्द लाऊंगा जिसमें 70 से ऑब्जेक्टिव हो, जिसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही रहेगा। वैसे यह क्लास आप लोगों के लिए एकदम मतलब कि सही है, फिर भी जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव रहेगा वो हम आप लोग के लिए लाएंगे। तो जब देखिए ये सब हम करते हैं किसके लिए, आपके लिए, ताकि आप सबका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा रहे। तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप किसी का अच्छा करेगा तो आपके साथ भी अच्छा होगा। और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे फ़ायदा आप लोगों को ही होगा। और नोट्स पीडीएफ ले लीजिएगा भाई, क्योंकि वो बिल्कुल फ्री में मिल रहा है, तो फ्री का चीज़ छोड़ना नहीं चाहिए, और आपका काफ़ी काम का चीज़ है। तो मिलते हैं कैसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आई होप कि आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा जाए।